some basic concept of chemistry. That is lecture first. ओके तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोगों ने आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ी होगी. बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे हमें पता है कि मैटर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या है. एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, उसको मैटर कहते हैं. ठीक है, जिसका मास होता है मैटर उसे कहते हैं, और जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, ठीक है, उसको हम मैटर कहते हैं. एनीथिंग दैट हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. तो मैटर जो फर्दर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. फिजिकल स्टेट, दैट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. फिजिकल स्टेट मतलब जो आप देख सकते हो या जो आप टच कर सकते हो, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पता है. रादर 2 स्टेट्स और भी हैं, वो मैं इन 3 स्टेट्स के बाद बताता हूँ. अभी 2 स्टेट्स और मैटर की एग्जिस्ट करती है जो कि इन बिटवीन होती है इनके. सॉलिड, आपको पता है कि कोई भी मैटर जो है वो एटम से बना है ना, एटम से. तो जो सॉलिड में होते हैं, जो एटम्स की अरेंजमेंट्स होती हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं और दे आर बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं. वो एक चैप्टर है +2 में सॉलिड स्टेट, तो उसमें हम ये सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये सॉलिड्स जो होते हैं, जो इनके एटम्स होते हैं, ये क्लोजली हेल्ड होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, क्लोजली हेल्ड होते हैं और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह लो कि ये कह लो कि जो बाइंडिंग फोर्स है, बेस्ट टर्म ये होगी, बाइंडिंग फोर्स जो इनको पकड़ के रख रही है वो हाई होती है, बाइंडिंग फोर्स. लिक्विड में जो ये एटम्स होते हैं ये थोड़े थोड़े दूर होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं ये एटम्स. तो इसीलिए ये जो इनके बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, वो थोड़ा दूर होता है. तो इसीलिए ये लिक्विड होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है. गैसियस में ये एटम्स के जो अट्रैक्शंस होती हैं वो बहुत कम होती हैं, बहुत ज़्यादा कम. इसीलिए ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं. तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आप देखोगे एटम्स बहुत दूर दूर है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो गैसियस स्टेट होगी. और जो स्ट्रांगली हेल्ड होंगे एक दूसरे से वो सॉलिड स्टेट होगा. ओके देखिए, तो मैंने आपको बताया 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, 2 एग्जिस्ट और करती हैं, एग्जिस्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, लिक्विड में कम है, गैसेस में सबसे कम है. और ये बातें आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी 10th 9th में. सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप इसीलिए होता है ना उसका, क्योंकि वो पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट नॉट द डेफिनेट शेप. डेफिनेट वॉल्यूम मतलब जैसे आपने एक गिलास में पानी लिया, आधा लीटर पानी लिया. ओके, तो ग्लास में आधा लीटर है वो, अगर आप उसको किसी कॉली में डालोगे, हेमिस्फेयर में, कॉली में, तो भी वो 1 लीटर रहेगा, तो उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, इसलिए डेफिनेट वॉल्यूम. हाँ, बट उसकी शेप चेंज हो जाएगी. लिक्विड को आप हेमिस्फेयर में डालोगे तो हेमिस्फेयर की शेप ले लेगा, सिलेंडर में डालोगे, ग्लास में डालोगे तो सिलेंडर की शेप ले लेगा. ठीक है, तो इसलिए लिखा दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. गैसेस हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप. गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो उसका कोई शेप नहीं है. अब मैं किसी भी शेप में सिलेंडर में गैस को डाल दूंगा तो ये नहीं कह सकता कि उसने सिलेंडर की शेप ले ली, उसके मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव करते रहेंगे. ठीक है, दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. चाहे 4 मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्प्रेड हो जाएंगे पूरे जिसमें भी कंटेनर में आपने डाला है. ठीक है, और ये क्या है बेसिकली, these 3 states of matter are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure. using temperature and pressure आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ठीक है,
चेंज कैसे कर सकते हैं, मतलब सॉलिड को अगर आप हीट करें तो हीट करने से क्या होगा, जो उसके बीच में अगर आप इस सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा कि जो इसके हीट करने से जो ये फोर्सेस हैं इंट्रैक्शन की, बाइंडिंग फोर्सेस हैं, ये टूट जाएंगी। टूटने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर चल जाएंगे, तो इसलिए सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फर्दर और हीट करेंगे उसे तो जो लिक्विड की भी फोर्सेस हैं, ये वाली फोर्सेस, ये भी फर्दर और ब्रेक होती जाएंगी, तो वो रैंडमली अलग अलग एटम सिंगल सिंगल हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में। ठीक है, सिमिलरली आप उसको बैक भी कर सकते हो, लिक्विड को आप फ्रीज कर दो, लिक्विड का टेम्परेचर कम करते जाओ तो बैक टू सॉलिड में हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं उनके अंदर सॉलिड लिक्विड के, वो क्लोज हो जाएंगे लिक्विड के अंदर, तो वो सॉलिड बन जाएगा। ओके, देर आर अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैटर को अगर बल्क लेवल पे देखा जाए, वो हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल है, यहाँ थोड़ा बल्क लेवल देखा जाए तो मैटर को दो तरीकों में, ये भी मैटर का पार्ट ही है, तीन स्टेट्स जो है सॉलिड लिक्विड गैस, ये भी मैटर का ही पार्ट है, दैट इज द मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर्स आपको पता है, जो किसी चीज़ का मिक्सचर हो, आपने पानी और नमक का मिक्सचर बनाया हुआ है, वो मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस ओनली पानी, ओनली नमक, तो वो प्योर सब्सटेंस है। अब ये दो टाइप के, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से हुए, अगर मैंने नमक में, पानी में नमक डाल दिया, तो मैं अब अगर आपको बोलूं कि उस नमक को सेपरेट करके दिखाओ, पानी को अलग करके दिखाओ, नमक को अलग करके दिखाओ, या अब मैं आपको पानी और नमक का मिक्सचर, मैंने बोला इसमें से पानी और नमक को पहचानो, तो नहीं पहचान पाओगे, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आपने सैंड है, रेता, उसको पानी में डाल दिया, देन यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि ये वाटर है, ये सैंड है, तो दैट इज योर ओके। तो होमोजीनियस मैंने आपको, हेट्रोजीनियस भी, हेट्रोजीनियस मैंने आपको बता दिया, जो सैंड को पानी में आपने सैंड मिक्स किया, तो अब आप, मैंने आपको बोला सैंड अलग बताओ, पानी अलग बताओ, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट, आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो, मतलब आप बता सकते हो ये सैंड है, ये पानी है। ठीक है, जो मोटे सैंड के मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होंगे नीचे बैठ जाएंगे, छोटे मिक्स हो जाएंगे, बट यू कैन स्टिल डिफ्रेंशिएट, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ओके, तो मिक्सचर दो टाइप के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा मिक्सचर है, और हेट्रोजीनियस में आप, क्या दिक्कत हो रही है? सर ये 0.004। अच्छा, जो एक लास्ट रूल है, जो पावर्स में होती हैं, पावर्स ऑफ 10, वो भी सारी इनसिग्निफिकेंट होती हैं, वो भी इनसिग्निफिकेंट होती हैं, जैसे 10⁻⁷ ये सारी इनसिग्निफिकेंट है, 10⁻², ये सारी की सारी इनसिग्निफिकेंट काउंट होती हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर होगा, इसके कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया हमने 0.020, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या निकालनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2.341, 2.10 इंटू 10⁻⁶, 0.0123, 0.004200 एंड 26001, लेट्स सपोज ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले बात, जो इनिशियल जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, 2 सिग्निफिकेंट है, और ये वाली 0 डेसिमल के बाद है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, चारों की चारों नॉन जीरो हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 10⁻⁶ सिग्निफिकेंट नहीं लेते, तो इसको भूल जाओ।
2 और 1 सिग्निफिकेंट है और ये 0 डेसिमल के बाद है इसलिए 3 सिग्निफिकेंट। ये 0 इनिशियल है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। डेसिमल 1 2 3 सिग्निफिकेंट्स हैं, नॉन जीरो हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 2 0 पहले हैं, इनिशियल हैं, तो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये 2 नॉन जीरो हैं, सिग्निफिकेंट है, और ये डेसिमल के बाद हैं ये 2 जीरोस, तो इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट, टोटल 4। ये सिग्निफिकेंट है, ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो जीरोस होती हैं वो भी सिग्निफिकेंट होती हैं, तो दैट मीन्स ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे एक सिंपल और ले लेता हूँ 120, तो ये 120 दो ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 0 ये डेसिमल के बाद नहीं है, डेसिमल तो आगे होगा, डेसिमल के बाद होगा 0, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इसके अंदर 2। देखिए ना, ये 0 डेसिमल के बाद नहीं है। जो एंडिंग जीरोज होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर तभी होती है जब वो डेसिमल के बाद हो, डेसिमल से पहले वाली नहीं कंसीडर की जाती है। ओके, अब एक और सिंपल ले ले, 130 इंटू 10⁻⁶, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 13 सिग्निफिकेंट है, 13, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल से पहले है, मतलब डेसिमल के बाद नहीं है ना, डेसिमल तो आगे लगाओगे, तो इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट जीरोस होंगे। ओके, अब एक इसका यूज देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो अब इसके बाद आता है टॉपिक इसके अंदर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कि राउंडिंग ऑफ कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे उसने हमें क्वेश्चन दे रखा है राउंडिंग ऑफ 2.43, इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ इनको राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे राउंड ऑफ करिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो ये तो 2 4 है, दैट मीन्स 3 को हटाना है। तो आपने देखना कि डेसिमल के बाद, ये 4 के बाद अगर 5 नंबर है, 5 से छोटा नंबर है, तो सीधा ही आंसर आ जाता है 2.4। अगर वो 5 से बड़ा है तो उसमें एक ऐड हो जाता है ना। ये 2.43 है, जैसे मैं एक सिंपल और एग्जांपल देता हूँ, 2.26, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है। ये देखिए 2 लिखी है ना मैंने, सिर्फ 2.4। अब ये 2 के बाद जो नंबर है 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, तो इस वाले 2 में एक डिजिट ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 2.3। ये 5 से छोटा होता तो सेम रहता। ठीक है, एक्सेप्ट 5 वाले केस कर रहा हूं मैं, राउंडिंग ऑफ एक्सेप्ट 5 वाले केस, एक्सेप्ट 5 आफ्टर डेसिमल। ठीक है, कोई रूल नहीं है, बस ऐसे बेसिक सी बातें समझानी, प्रैक्टिस से पता लगेगा कैसे करना है। थर्ड 2.21 लिखता हूँ लेट सपोज, तो देखिए ये 2 तक लिखना है हमने, ये 1 जो है 5 से छोटा है तो ये 2.2 ही रह जाएगा। अगर हमने लिखा 3.4147, अब ये 4 के बाद 7 5 से बड़ा है तो ये 3.5 हो जाएगा। अगर उसने बोला 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखो तो तीनों ही लिख दूंगा मैं, सीधा ही मेरा आंसर 2.43 है, 2.26 है, 2.21 है, लेकिन 2 तक लिखना है इसलिए मुझे राउंड ऑफ करना है। अब आते हैं 5 का केस। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आता है 2.25 है ना, तो आपने क्या करना है फिर, इससे अगला डिजिट देखना है, इससे अगला डिजिट, ये वाला डिजिट देखना है क्या है, इससे अगला डिजिट। अगर इससे अगला डिजिट आपका नॉन जीरो है यहाँ पे, इफ यहाँ पे अगर ऐसे डिजिट सारे, जैसे एक और एग्जांपल साथ साथ लिख रहा हूँ मैं, 2.25 यहाँ पे आ गया, और लिख लेते हैं 2.25 और लिख लेते हैं यहाँ पे 2.35 और लिख लेते हैं। अब ये जो डिजिट्स हैं ये अगर नॉन जीरोज हैं, नॉन जीरो मतलब जैसे यहाँ पे 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अगर ये नॉन जीरोज हैं तो हमने क्या करना है, सीधे का सीधा एक नंबर सब में बढ़ा देना है, अगर ये नॉन जीरोज हैं। ठीक है, कोई भी सीधा आंसर लिख देना, 2 तक 2.3 हो जाएगा, एक एक बढ़ा दो, 2.3 हो जाएगा इसका आंसर भी।
इसको ले लो 2.4 ले लो, 2.6 ले लो, तो 2.7 हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा अगर ये नॉन जीरोज हैं तो। अब अगर ये जीरोज आए तो क्या करेंगे? अब जैसे एक और साथ के साथ ही इसका एग्जांपल देखो, अब लिखा मैंने 2.25, 2.25। अब आगे मुझे नहीं पता यहाँ डिजिट क्या है। हाँ, अगर यहाँ मुझे डिजिट पता होता क्या है तो मैं सीधा एक बढ़ा दूंगा इसमें। अगर मुझे डिजिट पता है इस 5 से आगे क्या है, अगर 5 से आगे मुझे डिजिट ही नहीं पता तो क्या करना है? तो क्या कैसे केस हो सकता है? ये हो सकता है 2.35, ये हो सकता है। अब आगे नहीं पता यहाँ क्या है, यहाँ बेसिकली जीरोज तो है, ये जो डिजिट है ये क्या है? ये जीरो है। तो अब आपने क्या करना है, अगर ऐसा केस आ जाए तो आपने देखना है कि ये जो नंबर है ये क्या है? ये इवन है और ये ऑड है। ये इवन है, ये ऑड है। अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो आपने क्या करना है? तो सीधा आपने 2.2 लिख देना, कोई चेंज नहीं करना। अगर इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं करना है आपने, ठीक है। तो अगर ऑड है तो एक ऐड कर देना, कितना हो जाएगा? 2.4। अगर ऑड है तो एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा क्लियर करता हूँ सारे। अगर 5 नहीं है डिजिट्स में आपके, डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट्स में 5 नहीं है तो 5 से छोटा होगा तो सेम नंबर रहेगा। 5 से छोटा ये 3 तो 2.4 ही रहा। 5 से बड़ा होगा तो एक ऐड हो जाएगा। हाँ, अगर 5 होगा तो अगला, फिर उससे अगला डिजिट देखना है, उससे अगला 5 से अगला डिजिट है 5238। अगर ये सारे नंबर आपको, ये कोई भी नंबर दे रखा तो सब में एक एक ऐड कर देना आपने, 2 डिजिट में आ गया। 5, अगर 5 के बाद आपको डिजिट नहीं पता, कुछ भी नहीं है, तो आपने उसके पीछे वाला नंबर देखना है। अगर वो इवन है तो आपने वैसे ही लिख देना है, अगर वो ऑड है तो आपने एक ऐड करके उसे लिख देना, ठीक है। देन है थोड़ा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको असाइनमेंट, उसमें आप करना और आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। रूल्स हैं तो रूल्स लर्न करने में टाइम लगता है। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने सिंपली मान लीजिए क्वेश्चन लिया 6.4 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो इसको आंसर मल्टीप्लाई करके आता है 1.28। सिंपली मल्टीप्लाई करो जैसे। अब आपने क्या करना है, इसका कहाँ तक आंसर लिखना है कि 1.28 ही छोड़ दें या 1.2 लिखें, क्या लिखें? तो हमने क्या करना है, आपने देखना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1, क्योंकि डेसिमल 0 इनिशियल है उसको गिनेंगे नहीं, तो 1 है। तो आपने जो लोएस्ट सिग्निफिकेंस फिगर है, लोएस्ट वहां तक के आंसर लिखने हैं। तो इसको आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना है, एक सिग्निफिकेंट। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखेंगे? इसका आंसर 1, बिकॉज 1.28 का आंसर क्या होगा? 1 ही होगा अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर तक जाएंगे। हाँ, 2 तक जाते तो 1.2 होता, लेकिन 2 तक इसलिए नहीं गया क्योंकि लोएस्ट लेनी है, ठीक है। सेकेंड, जैसे अब डिवाइड का केस ले लेते हैं, 36.48 डिवाइड बाई 12, डिवाइड करके आता है 3.04 के समथिंग, है ना। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, तो लोएस्ट कितनी है? 2, तो इसका आंसर 2 तक लिखेंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक है? ये 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने 2 तक लिखनी है। 2 क्या लिखेंगे? 3.0। तो ये इसका आंसर है। कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों जो दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया उसमें देखना सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना है। और राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत पड़े तो वो राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी आ जाता है। मान लीजिए एडिशन का क्वेश्चन करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए आपने ऐड करना है 2.42, इसमें रूल थोड़ा अलग जाएगा, 1.32 1.32 एंड 0.2, इसको ऐड करना है आपने। तो ये ऐड करके आता है आपको 4593.94। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखनी,
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखनी। आपने क्या करना है, आफ्टर डेसिमल देखना है, आफ्टर डेसिमल लोएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स, लोएस्ट नंबर ऑफ डिजिट। कम डिजिट किसके पास है, देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, ये एक ही है, एक ही डिजिट माना जा रहा है इसको, तो इसका मतलब इसका एक डिजिट तक आंसर लिखना है। तो कई बोल देते हैं कि आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला रूल लगाओ, बट नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने ये देखना है, तो इसका आंसर लिखा जाएगा 3.9। ठीक है, जैसे एक और इसका एग्जांपल दे दो, 14.5, 3.28, 0.123, इसको अगर आप ऐड करेंगे 3 10 17.903 के अराउंड आता है। ठीक है, अब इसके बाद लोएस्ट डेसिमल के बाद किसके बाद लोएस्ट डिजिट है, ये लोएस्ट डिजिट है, लोएस्ट मतलब लेस नंबर ऑफ डिजिट, लेस नंबर ऑफ डिजिट, लोएस्ट नहीं लेस नंबर ऑफ डिजिट, लेस नंबर ऑफ डिजिट। तो डेसिमल के बाद लेस नंबर एक ही डिजिट है इसके पास, तो इसका मतलब इसका आंसर हमने एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक आंसर लिखना है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक आंसर लिखना है, कितने तक, 17.9। तो इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखना, इसमें आपको डेसिमल के बाद देखना है लोएस्ट डिजिट कितने हैं, एक है तो एक तक ही छोड़ देना डेसिमल के बाद। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस इसके देखिए एनसीईआरटी बेस्ड पे भी हैं, आप लोग उसको ट्राई करके देखना एनसीईआरटी बेस पे। अगर नहीं होगी आपके एनसीईआरटी तो आप मुझे बताना, मैं आपको वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद आपके ना कुछ लॉज आते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं, टॉपिक हम नहीं करें अभी। ठीक है, ये लॉज कर लेते हैं हम, क्या क्या लॉज हैं लॉज के बारे में। तो लॉज में आप देखिए, पहला तो देखिए ये आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा, आप लोग यहीं से देख लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का जो मास होगा आपस में रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट का मास जो होगा वो रिएक्टेंट के बराबर भी होगा ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब मास कैन नॉट बी, मतलब मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, मास जो है जितना रिएक्टेंट का मिक्स हुआ है वही मास प्रोडक्ट का रहेगा, है ना। यही पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनकी डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो आप एज इट इज़ डेफिनेशंस इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का मास है वो मिला के जो बनेगा प्रोडक्ट वो भी सेम होगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ए प्लस बी ये रिएक्टेंट है, इन्होंने प्रोडक्ट बनाया ए बी, तो इनका जो मास होगा इसका मास प्लस इसका मास वो इसके मास के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, CO2। कार्बन का मास हमें पता है 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 ग्राम हो गया, और इसका देखिए कार्बन 12 और ये आता है 44। देखिए जरा, क्या इन दोनों को प्लस करके तीसरे के इक्वल आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की मास जो है आपका वो कंजर्व रहता है। ठीक है, पहला लॉ आपका ये है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका डेफिनेशन देखिए, he stated that the given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight। that means कि अगर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी सोर्स से, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो सेकंड है ये फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या है कि अगर कहता है किसी भी सोर्स से आप किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड ले लो, उसका जो वेट है या जो उसका कंपोजिशन है कहता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, सी वाटर लिया आपने
और आपने एक रेन वाटर लिया और एक आपने टैप वाटर ले लिया, टैप में से पानी ले लिया। अब आपको पता है कि वाटर है उसमें H2O होता है, ठीक है, और H2 का मास होता है 16, सॉरी H का मास होता है 1 × 2, तो ये 2 रेशियो, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये कैंसिल हुआ 8, तो 1:8 का वेट का रेशियो ये रहता है 1:8। तो यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है किसी भी सोर्स से आप उस चीज को ले लो, उस मॉलिक्यूल को ले लो, उसका जो वेट रहेगा, वेट का जो रेशियो है, कहता है वो हमेशा वही रहेगा। तो आपने सी वाटर से पानी लिया तब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 रहना है, वेट का रेशियो। रेन वाटर लिया उसका भी रेशियो 1:8 रहना है, टैप वाटर लिया उसका भी रेशियो 1:8 रहना है, ठीक है। तो यही तो उसने डेफिनेशन कहा है कि कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, सेम ही प्रोपोर्शन रहेगा, चाहे आप उसे बाय वेट का, मैंने यहाँ पे देखिए वेट का निकाला है, H2 का वेट निकाला है और ऑक्सीजन का वेट निकाला है, उसका रेशियो लिया है। तो दिस इज योर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया आपका, ये एग्जांपल दे दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। एक आपका गे-लुसेक लॉ है, उससे पहले एक आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी है, मैं वो लिखा देता हूँ आपको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक लॉ ये भी है। कहते देखिए इसमें क्या है, डेफिनेशन तो आपको समझ आ जाएगी, पहले आप इसको एग्जांपल से समझो, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। डेफिनेट का हो गया कि डेफिनेट होता है फिक्स्ड, कि उसने फिक्स रहना है, फिक्स प्रोपोर्शन में ही रहना है, प्रोपोर्शन किसका, वेट का। अब यहाँ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, मल्टीपल तब होगा जब एक ही एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना रहा है, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, दो, जैसे कार्बन है, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो CO2 बनाता है, सिंपल कार्बन बैलेंस तो हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का देखो CO2 बनाता है, ठीक है, यहाँ O2 ले लो। और अगर आप कार्बन का ऑक्सीजन के साथ फिर देखो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, दो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं कार्बन के ऑक्सीजन के साथ, मोनोऑक्साइड भी बनता है, डाइऑक्साइड भी बनता है। तो यहाँ पे कितना है 12 ग्राम, यहाँ पे कितना है 12 ग्राम, लेकिन आप देख रहे हो जब ऑक्सीजन को डाई ऑक्सीजन लेते हैं 32 ग्राम, 16 इसका मास होता है इंटू 2 तो 32 ग्राम, और यहाँ पे जब ऑक्सीजन लिया जाता है 16 ग्राम तब वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जब 32 ग्राम लिया जाता है तो डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ जो रेशियो है वो क्या है 12:32, यहाँ जो रेशियो है 12:16। अब मैं रेशियो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जो अगर आप दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके, सेम एलिमेंट्स को कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हो, डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हो, तो उसमें से एक जो फिक्स है, जो जिसमें उसमें से एक जो फिक्स है और एक होगा जो नॉन फिक्स्ड है। ये देखो कार्बन फिक्स्ड है और ये नॉन फिक्स्ड है, नॉन फिक्स क्यों, इसका 32 ग्राम इसका 16 ग्राम। कहता है जो नॉन फिक्स्ड होगा, जो नॉन फिक्स कंपाउंड एलिमेंट होगा दोनों में से, उनका जो वेट का रेशियो होगा वो एक होल नंबर होगा, इनका जो रेशियो होगा वो होल नंबर होगा। रेशियो क्या होगा, होल नंबर। देख लीजिए 32:16 कैंसल, 2:1 होल नंबर है। कहता है कभी भी ये डेसिमल में नहीं आएगा, कभी भी ये डेसिमल में नहीं आएगा। ये अब आप कहोगे सर कैसे, कहाँ यूज होता है, ये जितने भी आपके सामने कंपाउंड्स आते हैं ना हमारे पास, जैसे N2O है, NO है, N2O3 है, NH3 है, तो ये सारे के सारे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही देखे होंगे आपने, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा N1.5O, C1/2O, CH1/2 नहीं होता ना, तो ये लॉ वहीं पे ये लॉ लगे हैं, उन्हीं से ये फॉर्मूला बना है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड अगर वो बनाए, ये देखो दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और एक से ज्यादा
कंपाउंड बना रहे हैं, एक CO2 बना रहा है, CO बना रहा है, then the different mass of one element which combines with fixed mass of other ये देखो अब क्या कह रहा है, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, ये डिफरेंट ये डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, दोनों में से एक का डिफरेंट है, और जो कंबाइन कर रहा है फिक्स वाले के साथ, कार्बन फिक्स्ड है, कंबाइंड विद फिक्स्ड एलिमेंट, बेयर्स मतलब करते हैं अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ होल नंबर का रेशियो रखते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आपने इसके एग्जांपल्स भी हैं, तो मैं चलो एग्जांपल्स में नहीं जा रहा फिलहाल, बस मतलब आपको कंपटीशन में भी और स्कूल में भी लेवल के लिए इतना बहुत है, एक एग्जांपल ये याद रखो, एक उसका डेफिनेशन याद रख लो, दैट इज मोर देन ओके। ठीक है, दैट वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। एक आपका देखिए फोर्थ आता है, दैट इज गे-लुसेक लॉ, GAY लुसेक लॉ, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था गे-लुसेक लॉ। इन्होंने बेसिकली गैस के बारे में दिया था, इन्होंने क्या दिया था, गैस के बारे में, ये गैसेस रिएक्ट कर रही हैं। अब ये क्या कहते हैं कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, कहते हैं जब गैसेस रिएक्ट करते हैं, दे डू सो, मतलब वो क्या करते हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम which bears a simple whole number ratio, to one another, and to the volume of product so formed। सेम लॉ है, बस गैसेस के केस में आ गया। जैसे मैंने बोला आपको H2 गैस लिया आपने, एक आपने Cl2 गैस लिया, और इसने बना दिया 2HCl। अब ध्यान से देखिए H2 गैस है, Cl2 गैस है, अब जो इसके आगे क्या लगा हुआ है, इसके आगे 1 है, कुछ नहीं का मतलब 1 है कि एक मॉलिक्यूल है H2 का, एक Cl2 का है, तो इसको उसने कहा कि इसको हम बोलेंगे एक वॉल्यूम, कहता हम इसको 1 वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, इसको हम 1 वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, और इसको भी क्या बोलेंगे, 1 वॉल्यूम। ये उसने कहा, कहता गैसेस के केस में आप जो इसके स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे, ये जो कोफिशिएंट्स है, कहता आप उसको वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, और इसको इसका कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो आगे से अगर आपको कहीं गैस दिखे और उसके आगे ऐसे कोफिशिएंट्स दिखे, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि ये इसका एक वॉल्यूम है, ये इसके 2 वॉल्यूम है। ठीक है, तो कहता है कि ये आपस में किस होल नंबर रेशियो पे है, होल नंबर रेशियो देखो, ये 1:1 पे मिक्स हो रहे हैं, तो इसका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रेशियो देखो क्या है, इसका और इसका रेशियो क्या है, 1:2, इसका और इसका रेशियो क्या है, देखो 1:2। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये हुआ, मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट का रेशियो और रिएक्टेंट का रेशियो 1:2 है अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ। तो मैंने कहा इसका मैंने 20 ml लिया, 20 ml लिया, तो डेफिनेटली इसका 20 ml लिया है, तो इसका 40 ml बनेगा HCl का। क्यों, अरे देखो ना रेशियो किसका है, इसका 1:2 के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। अगर इसका 40 ml लिया तो इसका 80 ml बनेगा। ये फायदा होता है हमें इस गे-लुसेक लॉ से। ओके, तो गे-लुसेक लॉ यहीं पे जो है दैट वो यहाँ पे लिखा होगा आपका, डेफिनेशन में आपको एक बारी पढ़ा देता हूँ इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एटम मॉलिक्यूल्स। He observed that when gaseous, इसने gaseous के लिए दिया था गे-लुसेक लॉ है ना, gases combine are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure। ये कंडीशन है, ये आपको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर को आप चेंज करोगे तो डेफिनेटली वो स्टेट चेंज कर लेती हैं गैसेस अपनी, तो इसीलिए वो कंडीशन तो लगानी पड़ेगी। तो ये इसने कहा दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम मतलब ये रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो जो है वो सिंपल होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन यही है, एट कांस्टेंट
टेम्परेचर प्रेशर। अगर आप प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो उनकी स्टेट चेंज होने के चांसेस हैं, इसलिए वो कांस्टेंट एंड टेम्परेचर प्रेशर पे उसने बोला। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एवोगैड्रो लॉ। नाउ व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? कहता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, पहले तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए, और इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कहता है, मान लीजिए आपने इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ओके देखिए, ठीक है, लास्ट है आपका एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, क्या कह रहा है एवोगैड्रो लॉ आपका, ये लास्ट है बस आपका, फिर क्लोज हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, H2 गैस ली, H2 गैस लेके इसमें डाल दी, कितनी गैस ली H2? 100 ml। ठीक है, अब 100 ml आपने H2 गैस मेजर करी और इसके अंदर डाल दी। अब अब H2 एक अकेला H2 तो नहीं होगा इसके अंदर, बहुत सारे H2 होंगे, H2 H2 H2, बहुत सारे H2 होंगे, बहुत सारे H2 माने जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हो गई। अब आपने क्या किया, फिर आपने ऑक्सीजन गैस लेके आए। अब आपने क्या ले, ऑक्सीजन गैस लेके आए। ठीक है, अच्छा इसमें मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसमें x मॉलिक्यूल्स हैं H2 के, x मॉलिक्यूल ऑफ H2, इसके अंदर x मॉलिक्यूल्स H2 के। अब आप क्या करा, आप O2 गैस लेके आए। अब O2 गैस भी आपने 100 ml ली, O2 गैस भी 100 ml ली, कितना है वो, देखो इसका और इसका वॉल्यूम सेम हो गया, 100 ml ये लिया था, 100 ml ये लिया था। ठीक है, तो अब हमने ऑक्सीजन गैस लेके इसके अंदर फिल कर दिया 100 ml के अंदर। मतलब आप ये कह लो कि ये जो कंटेनर था, या यू कैन राइट कि ये जो कंटेनर था ये 100 ml का था, ये कंटेनर कितने का था, 100 ml, और आपने H2 गैस ली और इसके अंदर डाल दी, H2S गैस डाल दी और ये पूरा फिल हो गया, 100 ml तक फिल हो गया। तो अब आपने इसके अंदर देखा कि इसके अंदर X मॉलिक्यूल दिखे आपको H2 के। ठीक है जी, अब आपने क्या करा, इसको खाली कर दिया। ठीक है, खाली कर दिया और आपको पता लग गया इसके अंदर 100 ml की जगह है, इसके अंदर 100 ml की जगह है। अब आपने O2 गैस ली, अब O2 गैस डाल दी इसमें, अब O2 भी फिल हो जाएगी 100 ml तक। तो अब O2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, कहता है O2 के मॉलिक्यूल्स भी X ही होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 क्या होंगे, वो भी X होंगे। यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है कि इक्वल वॉल्यूम, कहता है अगर वॉल्यूम इक्वल है, H2 का 100 मिलीलीटर लिया, O2 का 100 मिली लिया, सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर पे, ये नहीं चेंज करना आपने, कहता कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कहता उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो अब मैंने फिल क्या लिया, इसी 100 ml के अंदर मैंने, इसी 100 ml के अंदर मैंने क्या किया, CH4 डाल दी, मीथेन गैस डाल दी। अब किसी ने मुझे पूछा इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, कहता इसके मॉलिक्यूल्स भी X ही होंगे। ठीक है ना, और ये X कहाँ से आ रहा है, ये H2 के मैंने काउंट कर लिए थे कि H2 का जब मैंने 100 ml लेता हूँ तो X मॉलिक्यूल पाए जाते हैं मुझे इस कंटेनर के अंदर, तो O2 को इस कंटेनर के डालूंगा और 100 ml ही लूंगा तो उसके भी X मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब O2 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 X होंगे। ठीक है, H2 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 X होंगे। ठीक है, अब अच्छा, अब क्या करा मैंने 50 ml का, अब मैंने इसका 50 ml कर दिया, 50 ml कर दिया, 50 ml कर दिया, तो अगर मैं बोलूं अब CH4 के कितने होंगे, तो X/2 आधे हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम भी आधा कर दिया तो मॉलिक्यूल्स भी आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ एवोगैड्रो लॉ था। ठीक है, क्लियर है इतना आपको?